नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपको बता दें कि विकसित छत्तीसगढ़ पीएम मोदी का जो मिशन है, इससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और परियोजनाओं का लोकार्पण करने के लिए इसमें करीब 10 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है, जो कि 34,427 करोड़ की लागत से तैयार होंगी। लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम जिसमें विकसित छत्तीसगढ़ संकल्प यात्रा की शुरुआत होनी है। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ संकल्प लेकर इसकी शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे वर्चुअली, जब पीएम मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। दरअसल रायपुर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है और ऐसे में पीएम मोदी लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। 34,427 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ एक यात्रा निकाली जाएगी। जैसे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, ऐसे ही विकसित छत्तीसगढ़ संकल्प यात्रा भी निकाली जाएगी और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी वर्चुअली शुरुआत करेंगे। और दुर्ग में रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाया गया। रेलवे के सबसे बड़े सोलर प्लांट में आज इसकी शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका वर्चुअली उद्घाटन किया जाना है। बीएमआई चरोदा में 310 करोड़ की लागत से बना सोलर पावर प्लांट 50 मेगावाट का है। सोलर प्लांट रेलवे को तैयार बिजली सप्लाई करेगा। रेलवे को अगले 25 साल में 360 करोड़ रुपए की बचत इससे होने वाली है। तो एक भारी भरकम 360 करोड़ की बचत यहां पर होगी रेलवे को, राज्य को, केंद्र को भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी वर्चुअली शुरुआत करने वाले हैं। बीएमआई चरोदा में 310 करोड़ के सोलर प्लांट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आपको बता दें कि अब ये विकसित छत्तीसगढ़ एक यात्रा के माध्यम से संदेश दिया जाएगा। दुर्ग में रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित छत्तीसगढ़ विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ का नारा बुलंद कर रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ संकल्प यात्रा की शुरुआत होगी और जो विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ संकल्प है, इसकी यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा के माध्यम से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और तनु वर्मा हमारी सहयोगी रायपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जबकि अब्दुल असलम कोरबा में मौजूद है। अब्दुल, आपके पास आएंगे, लेकिन तनु, अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली जुड़ेंगे, बड़ी सौगातें देने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 35,000 करोड़ की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्य कार्यक्रम जो है सीएम साई की मौजूदगी में रायपुर के इंडोर स्टेडियम में होगा और करीब 11:30 बजे के आसपास ये कार्यक्रम जो है वो होना है और राज्य के पूरे 90 विधानसभा में इस कार्यक्रम को देखने और पीएम मोदी को सुनने के लिए जो है व्यवस्था की गई है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव बीटीआई ग्राउंड में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो है 5,000 से ज्यादा लाभार्थी इस कार्यक्रम को देखें और इसमें शामिल हो, इसके लिए भी तमाम तरह की व्यवस्था जो है वो की गई है। कुल मिलाकर आज का जो ये दिन है वो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बेहद ही खास होने वाला है और आज की इन योजनाओं और शिलान्यास के चलते छत्तीसगढ़ जो है विकास की ओर आगे बढ़ते जाएगा। जी बिल्कुल, कोरबा चलते हैं। हमारे सहयोगी अब्दुल असलम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। अब्दुल, आज पीएम विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ की भी शुरुआत करने वाले हैं, एक यात्रा निकाली जाएगी। कोरबा कितना तैयार है? जी, आपको बता दें कि विकसित भारत यात्रा जो है उसको लेकर कोरबा के चारों विधानसभा में एक कार्यक्रम का तैयारी कर ली गई है और चारों विधानसभा में जो है लाभार्थी उनसे सीधे प्रधानमंत्री संवाद करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री जो है वो इसके लेकर जो लाभार्थी है उनसे संवाद कर उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचेंगी, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बहुत सारी योजनाएं जिसके कि आज से ही लोकार्पण कर लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की एक अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे यह बैठक होगी और इस बैठक में सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर और अन्य परिस्थितियां उन पर चर्चा होगी। तैयारी कितनी है, कितनी तैयारी और करनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की निगरानी में ये बैठक होगी, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होने वाली है। सह प्रभारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी इस बैठक में आने वाले हैं। पवन गौड़ से बात करेंगे हमारे सहयोगी। आज पवन, दिल्ली में एक बड़ी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, अब से थोड़ी देर के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और जो बैठक है, जो चुनाव प्रभारी और सहप्रभारियों की बैठक शुरू हो जाएगी। इससे पहले तमाम जो राज्यों के प्रभारी और जो सहप्रभारी हैं चुनाव के, वो सब यहां पहुंच गए। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो खुद जो महेंद्र सिंह हैं, उत्तर प्रदेश के विधायक हैं, वो भी यहां पहुंच चुके हैं और तमाम जो राज्यों के चुनाव प्रभारी और सहप्रभारी हैं, उनका पहुंचना लगातार जारी है। थोड़ी देर के अंदर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे और वो यहां बैठक शुरू हो जाएगी। अगर बैठक के एजेंडे की बात करें तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने अपने लिए 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, उसके साथ साथ अगर बात करें तो एनडीए की तो 400 के पार का प्रधानमंत्री ने नारा दिया है। तो उस नारे को कैसे प्राप्त करना है, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा और एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। अब से पहले तमाम जितने भी चुनाव प्रभारी और सहप्रभारी जो हैं, वो अपने अपने प्रभार वाले राज्यों का दौरा कर चुके हैं। वहां से तमाम कोर ग्रुप के साथ बैठक हो चुकी है, तमाम नेताओं के साथ मुलाकात हो चुकी है। तो एक रिपोर्ट तैयार करके ये तमाम जो चुनाव प्रभारी और सहप्रभारी है, वो लेकर यहां दिल्ली पहुंचे हैं और इस रिपोर्ट को वो यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखेंगे और किस तरह से तैयारी अब तक उस राज्य में कितनी पूरी हो चुकी है, उसको लेकर अपनी जानकारी देंगे और कितनी तैयारी जो है उसमें कमी रह गई है, उसको बताया जाएगा। उसके बाद में तमाम जो बड़े नेता जो हैं, वो जो दौरा लगने वाले हैं, उनकी क्या स्थिति है, किन किन लोगों का दौरा अब तक हो चुका है, किन किन क्लस्टर्स की बैठक अब तक हो चुकी है, किन किन बूथों पर अब तक सम्मेलन हो चुके हैं, उन सब विषयों को लेकर यहां एक रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी और उसके बाद में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि बीजेपी ने अपने लिए 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, तो ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए। उसके लिए लगातार बैठकों का दौर जो है अब बीजेपी में शुरू हो चुका है। लेकिन पवन, इस पूरे घटनाक्रम पर आप नजर बनाए रखिएगा। बैठक में कौन कौन और शामिल होने वाले हैं, लगभग कितने इसमें कार्यकर्ता पहुंचेंगे, क्या निष्कर्ष रहता है, बैठक के बाद आपसे अपडेट देने के लिए फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, बिलासपुर में 2 दिन तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। आज और कल पानी की सप्लाई नहीं होगी। दरअसल साफ सफाई का काम होना है, वजह इसकी बताया जा रहा है और इसी वजह से पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। जीडीसी कॉलेज स्थित बड़ी पानी टंकी में साफ सफाई का काम चल रहा है। राजेंद्र नगर, इंदू चौक, इमलीपारा में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। आपको बता दें कि मसानगंज, खपरगंज, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, तेलीपारा भी इससे प्रभावित रहेगा। और बिलासपुर में 2 दिन तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। पानी की किल्लत न हो, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का सीज़न नहीं है, तो जिसकी वजह से अपेक्षाकृत पानी की जो खपत है वो सामान्य रहेगी। गर्मी में ये खपत बढ़ सकती है, इसलिए एहतियाती तौर पर ये कदम उठाया जा रहा है। अब बात करेंगे हमारे सहयोगी उमेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, पानी की सप्लाई बाधित हो रही है, कोई वैकल्पिक इंतजाम किए गए लोगों के लिए, और वो भी 1 नहीं 2 दिन तक रहेगी? बिल्कुल, देखिए लगातार ये देखा जा रहा था कि जो पानी की टंकियां हैं उनकी साफ सफाई नगर निगम अपने अपने जो वार्ड हैं वहां पर कर रही है। चूंकि एक बड़ा ये पानी का टंकी है और इससे लगभग दर्जन भर जो इलाके हैं शहर के, वो जल आपूर्ति इस टंकी से की जाती है। चूंकि आज और कल 2 दिनों तक इस पानी की टंकी की सफाई की जाएगी, चूंकि गर्मी का समय है और ऐसे में जो साफ सफाई की जो लगातार जो निगम की ओर से पहल की जा रही है उस पर काम चल रहा है। अब अगर निगम के इस 2 दिन की सफाई की वजह से जो जल प्रदाय की स्थिति रहेगी, उसको लेकर पानी के टैंकरों की व्यवस्था जो है वो निगम करेंगे उन इलाकों में जहां पर 2 दिन ये जल प्रभावित रहेगा। फिलहाल एक बड़ी बात निकलकर ये भी सामने आ रही है कि पिछले दिनों कुछ देखा गया था कि जो पानी की टंकियों से जो पानी सप्लाई हो रहा है वो गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। लिहाजा लोगों की शिकायत के बाद ये निगम ने फैसला लिया कि उन पानी की टंकियों को पहले सफाई किया जाए, उसके बाद लोगों के घर तक जल प्रदाय किया जाए। जी निश्चित रूप से, और ये पानी की जो समस्या है हल हो जाए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
चलिए बढ़ते हैं आगे। सुकमा में सर्च पर निकले डीआरजी के जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि बुरकलंका इलाके में जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया, जिसका शव बरामद कर लिया गया। और मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सर्च जारी है और नक्सलियों के साथ जो ये लड़ाई है लगातार जारी है। सतीश चांडक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सतीश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं इस मुठभेड़ को लेकर? जी आपको बता दूं कि ये डीआरजी के जवान जो है नक्सलियों के होने की सूचना पर निकले थे और रात में सर्चिंग करते हुए जब ये बुरकलंका इलाके में पहुंचे तो वहाँ पहले से नक्सली जुगाड़ लगा बैठे थे। उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी और जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। करीब जो है 15 से 20 मिनट तक दोनों फायरिंग हुई और जब इलाके की सर्चिंग की गई तो एक नक्सली का शव बरामद हुआ, साथ साथ जो है एक हथियार भी बरामद हुआ है। हालांकि नक्सली की जो शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जवान वापस कैंप लौट आए हैं और जैसी अभी विस्तृत जानकारी जो है अधिकारियों द्वारा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सतीश। आज शाम रामोत्सव राजिम कुंभ कल्प का आगाज होना है। महामंडलेश्वर रामकृष्णानंद जी महाराज इसकी शुरुआत करेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी यहां मौजूद रहेंगे। राम मंदिर की तर्ज पर मुख्य मंच को सजाया गया है। दरअसल 24 फरवरी से 8 मार्च तक महाशिवरात्रि तक राजिम कुंभ त्रिवेणी संगम पर साधु संत स्नान करेंगे। महानदी पैरी सोंढूर को कहा जाता है। त्रिवेणी संगम राजिम कुंभ में लाखों की संख्या में साधु संत पहुंच सकते हैं और त्रिवेणी संगम पर साधु संत स्नान करेंगे राम मंदिर की तर्ज पर, यानी राम मंदिर जिस तरह बनकर तैयार हुआ है उसके मॉडल को यहां मंच पर घेरने का प्रयास रहेगा और इसी तर्ज पर मंदिर का एक रूप देकर के मंच को तैयार किया जा रहा है। त्रिवेणी संगम पर आज बहुत ही पवित्र दिन राजिम कुंभ की शुरुआत हो रही है। आज शाम राजिम कुंभ कल्प का शुभारंभ हो जाएगा। महामंडलेश्वर कृष्णानंद जी महाराज इसकी शुभारंभ करेंगे और शुभारंभ के मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा पहुंचेंगे। साथ ही संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल रहेंगे। कई मंत्री विधायक यहाँ पहुंचेंगे और साधु संतों की उपस्थिति में इस कुंभ का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्य मंच की भव्यता आप देखिए, श्री राम मंदिर के तर्ज पर इस पूरे मंच को सजाया गया है और फूलों से सजाया जा रहा है। चारों ओर आपको तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं। इसी मंच से आज इस कुंभ का शुभारंभ होगा तो लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चाक चौबंद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर है और ये पूरा आप संगम स्थल देखिए जहाँ सरकार ने तमाम व्यवस्था यहाँ पर की है और आज लाखों लोग इस कुंभ का हिस्सा बनेंगे और राजिम साक्षी होगी। आज राजिम कुंभ की शुरुआत की तो तमाम तरह की तैयारी जो है प्रशासन ने अपनी पूरी कर ली है। आज शाम को इस भव्य मंच से राजिम कुंभ कल्प का शुभारंभ हो जाएगा। महामंडलेश्वर रामकृष्णानंद महाराज जी इसका शुभारंभ करेंगे। साधु संतों की उपस्थिति में इस कुंभ का शुभारंभ होगा और ये ऐतिहासिक बनाने के लिए सरकार ने पूरी कोशिश की है। राजिम कुंभ का नाम देने के साथ साथ ही इसकी भव्य शुभारंभ की भी पूरी तैयारी सरकार और प्रशासन ने कर ली है। न्यूज़ 18 के लिए राजिम गरियाबंद से शेख इमरान। और गरियाबंद में आज से राजिम कुंभ माघ पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाने हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और त्रिवेणी संगम में सुबह 4 बजे से ही सभी स्नान कर रहे हैं। स्नान कर महानदी और सूर्य को अर्घ्य अर्पित की जा रही है, माफ कीजिएगा। और आज शाम राजिम कुंभ का आगाज होना है, इसकी शुरुआत होनी है। भगवान राजीव लोचन कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लग रहा है। चलिए बात करेंगे राजिम कुंभ मेला स्थल पर, वहां मौजूद हमारे सहयोगी शेख इमरान इस वक्त राजिम कुंभ का आनंद ले रहे हैं। शेख, किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, क्या यहां की तस्वीर है हमारे दर्शकों के लिए?
बिल्कुल आज जो छत्तीसगढ़ के लिए काफी खुशी का दिन है, क्योंकि आज शाम 6 बजे राजिम कुंभ कल्प का शुभारंभ हो जाएगा। महामंडलेश्वर रामकृष्णानंद जी इसका शुभारंभ करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण शाह, विजय शर्मा और धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शामिल होंगे, साधु संत शामिल होंगे। देश भर से भी लोग सुबह से आ रहे हैं इस कुंभ में और आस्था की डुबकी लगा है। माघ पूर्णिमा से इस कुंभ की शुभारंभ हो गई है। चारों ओर रौनकते देखने को मिल रही है। चाक चौबंद की पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम है और लोगों में जबरदस्त उत्साह है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और गंगा आरती के लिए घाट तैयार है और राजिम पूरी तरह से तैयार है इस भव्य राजिम कुंभ के कल्प के आगाज के लिए। और जो मंच है उसे अयोध्या में श्री राम मंदिर के तर्ज पर सजाया गया है, जो देखने में काफी दिव्य और काफी भव्य है। और त्रिवेणी संगम, जहाँ 3 नदियों का संगम है, सोढ़ू, कहरी और महानदी, इसी संगम में बने मुख्य मंच में आज इसकी शुभारंभ होगा। तो इसकी साक्षी राजिम बनेगी। तमाम पहुंचे देश भर से लोग होंगे साक्षी, साधु संत पहुंचेंगे। और ये जो कुंभ है कई मायनों में खास है। यही वजह है कि सरकार इसे भव्य बनाने के लिए पूरी कोशिश और पूरी तैयारी की है। जी बहुत शुक्रिया आपका इमरान, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। समय समय पर आपसे संपर्क करेंगे तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे दर्शकों को। और अंबिकापुर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा है। दरअसल पुलिस ने जशपुर से इसे गिरफ्तार किया। नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया था। परिजनों ने पुलिस से इसकी शिकायत की थी। गांधीनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। और बलरामपुर में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग से दुष्कर्म करने का इस पर आरोप था। शादी का झांसा देकर अपहरण किया और फिर दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। दरअसल पीड़िता को आरोपी के कब्जे से छुड़ाया गया। यूपी के प्रयागराज से पीड़िता को बरामद किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया गया है। पेंड्रा के कॉलेज परिसर में असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। कॉलेज परिसर में शराब पार्टी होती है। जगह जगह शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई हैं। कॉलेज से महज 500 मीटर की दूरी पर एक शराब की दुकान है और छात्राओं को यहां आने जाने में परेशानी होती है। छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन से शिकायत की है। कहना है कि असामाजिक तत्वों ने यहां पर अड्डा बनाया हुआ है, जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और बढ़ते हैं आगे 2020 खबरों पर नजर डालते हैं। विकसित भारत